लोग है। अब सुनना, नीरो राजा है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था, मतलब रोम में लोग भूखे मर रहे हैं, तब राजा का उस तरफ कोई भी ध्यान ही नहीं था। पहला जो विदेशी अटैक किया था वो तो किया था ईरानियों ने। ईरानी था डेरियस। कौन कौन थे? अंग्रेज फ्रांस बापड़े पानी भरते थे उन दिनों। उन दिनों यूरोप के ज्यादा दो देश है, कौन कौन से? स्पेन और पुर्तगाल। इसमें तो वैसे वैसे राजा को वहां बोलते ही क्या थे? जमोरिन। वो जमोरिन के पास आता है, वो जमोरिन कहता है बिजनेस करना है, जमोरिन मना कर देता है। जमोरिन नाराज होता है क्योंकि उसके लिए गिफ्ट नहीं लाता है। तो यूरोपियंस को ये लगा, अंग्रेजों को बाद में, क्योंकि पहले यूरोपियंस केवल बिजनेस ही कर रहे थे, अंग्रेजों ने आगे ये कुचरनियां करनी शुरू की, वहां पे लाया करते थे। तो उसको पता चला यार इंडिया वाले यहाँ तक नीचे तक आते हैं, और अपने नीचे उतरे तब पता चला। तो उसने यूरोपियन शताब्दियों शताब्दियों से भारत में आते थे। तो वास्को डी गामा नहीं है, उससे पहले पता नहीं कितने आ गए, और उन्होंने भारत में कितनी किताबें लिखी है ना। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी बहुत पुरानी किताब मिल जाती है, उनका हमारे से बहुत पुराना लेना देना था। यूरोप में एक साम्राज्य था, उस साम्राज्य का नाम था रोमन साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य था? यूरोप में एक साम्राज्य, जिस साम्राज्य का नाम क्या है? रोमन साम्राज्य। क्योंकि उसकी राजधानी है रोम। राजधानी कौन सी है? रोम। पूरा यूरोप उसी के अंदर आता है। तो उसके उस साम्राज्य का नाम रोमन साम्राज्य। उनकी भाषा रोमन लैंग्वेज है। भाषा कौन सी है? इसलिए आज भी यूरोप की जितनी भाषाएं उनको रोमन्स लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई पूछे रोमन्स लैंग्वेज का मतलब क्या? कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, पोर्तुगीज, जो जो भाषाएं, इन सबको क्या बोलते हैं? रोमन्स लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? रोमन्स। रोमन्स बोलते हैं उनको। रोमन एम्पायर है उनका, रोम उनकी राजधानी है, एक बड़ा एम्पायर है जिसमें पूरा यूरोप आता है। उन दिनों जब वो रोमन एम्पायर है उनका, पूरा यूरोप उसके अंदर आता है, तो वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत पैसे वाले लोग हैं। वो साउथ इंडिया से व्यापार करते थे। किसे व्यापार करते थे? किसे? साउथ। और इतने पैसे थे उनके पास, इतने पैसे थे कि वो साउथ इंडिया से मसाले लेने के लिए आते। क्या लेने के लिए आते? और जब वो साउथ इंडिया से मसाले लेने के लिए आते तो अपने बार्टर सिस्टम था, हम तुम्हें मसाले देंगे, तुम क्या दोगे? हम उनसे सोना लेते। क्या लेते? क्या लेते थे? एक राजा का नाम सुना है कभी आपने? नीरो। कभी एक डायलॉग सुना हो कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था? डायलॉग सुना कभी? कितने लोगों ने डायलॉग सुना जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था? क्या बात करते हो यार, ये बहुत फेमस डायलॉग है। अब सुनना, नीरो राजा है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था, मतलब रोम में लोग भूखे मर रहे हैं, तब राजा का उस तरफ कोई भी ध्यान ही नहीं था। याद रखना, आज के बाद, आज के बाद जब कभी कहीं लिखो तो इन शब्दों का प्रयोग करना। आप लिखना कभी ऐसे राइटिंग करनी और उसमें पर्यावरण संरक्षण पर लेख लिखना हो, तब आप उनके अंदर लिखना कि पर्यावरण संरक्षण की तरफ सरकारों तथा जनता का कोई भी ध्यान ही नहीं है। ऐसा लगता है कि रोम जल रहा है और नीरो बांसुरी बजा रहा है। वो हावड़ा है ये, रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा। नीरो वहां का एक राजा है, उस नीरो का एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर के अंदर वो कहता है, मैंने देखा है कि भारत से जब मसाले लिए जाते हैं तो हमारा एक जहाज सोना भरकर जाता है। क्या भरकर जाता है? एक जहाज सोना उतार कर मसाले भरकर लाता है। मतलब अपने वालों ने कहा हमें क्या दो? सोना। तो वो कहते हैं भाई सोना भर के जहाज आता, हम उसको उतारते और हम उनमें क्या बेचते? मसाले। इसका मतलब है हम मसाले के बदले क्या लिया करते थे? सोना लिया करते। ये नीरो कह रहा है। नीरो बहुत 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 पुराना राजा है। एक इतिहासकार हुआ है प्लिनी। प्लिनी का स्टेटमेंट है, पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता है। क्या है बोलो देखे? पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में भारत में जाकर दफन हो जाता है। भारत में जाकर बाकी लोग सोने का क्या करते? बाकी लोग सोने का था कि मैंने आपको सोना दिया सामान खरीदने के लिए, आपने अगले को सोना दिया सामान खरीदने के लिए, आपने अगले को सोना, तो पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता है, क्योंकि सोना सिक्का है। भारत वाले सोना किसी को देते नहीं, केवल लेते हैं। आज दिन तक हमारी प्रवृत्ति है। सोने आज भी भारत में सबसे अधिक रेट किसके हैं? सबसे अधिक लिक्विड क्या है? सोना। हो सकता है मेरे पास 100 बोरी बाजरी पड़ी है और मेरे को एक दिन रुपए की आवश्यकता पड़ी कि भाई अभी क्या भी ऑन द स्पॉट मुझे रुपए चाहिए, और मैं गांव में किसी के पास गया यार 100 बोरी बाजरी ले लो और मेरे को रुपए दे दोगे? नहीं, मेरे पास सोना है, ये मेरे को तुम सोना रख लो, रुपए दे दो, कोई दे देगा। सोना सर्वाधिक लिक्विड है भारत के अंदर। सोने को आज भी संभाल के रखने की प्रवृत्ति है भारत के अंदर। इसलिए आज भी और कहीं पैसे मत लगाओ, अपने तो क्या खरीद लो? सोना खरीद लो। तो प्लिनी का डायलॉग है पूरा, पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता है लेकिन भारत में जाके दफन हो जाता है। भारत के अंदर सोना नहीं मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मैगस्थनीज था। मैगस्थनीज था तो मैगस्थनीज कहता है कि भाई साहब
यहाँ पर जो है वो इतना सोना इन लोगों के पास में कि यहाँ पे सोने के अंडे देने वाली चींटियां होती है। चिंटी चिंटी होती है, चिंटी। तो उसको लगता है, उसने अपने महिलाओं के खूब सारा सोना देखा, मुझे लगता है उसने अपने बड़ों से किसी से पूछा कि इतना सोना लाए कहाँ से, अपने बड़ों ने उसको बावड़ा बनाया कि चींटी अंडे देती है। मैक्सनीज इंडिका में लिख के गया है कि भारत में सोने के अंडे देने वाली चिंटियां होती है। वो अपनी बुक के अंदर लिखता है कि नीचे माबर नाम का एक देश है, केरला का जो देश है उसको बोलता है माबर, और वहां पे व्यापार होता है, वहां पर जहाज आते हैं, व्यापार होता है, इस प्रकार का मोतियों का व्यापार होता है वहां पे। हम व्यापार करते थे, यूरोप से हम कतई अछूते नहीं थे। यूरोप हमारे लगातार आया करता था, पर यूरोप तब बहुत बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य था, उनका रोमन एम्पायर था। समय के साथ में रोमन एम्पायर टूट गया। रोमन एम्पायर टूट गया तो रोम तो हो गया अलग, और इधर एक नई राजधानी बनी थी, कुस्तुनतुनिया। कौन सी बनी थी? तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल। तुर्की तुर्की देश है, तुर्की का एक शहर है, उसका नाम क्या है? इस्तांबुल। कॉन्स्टेंटिनोपल, तो या तो ये कॉन्स्टेंटिनोपल था या कुस्तुनतुनिया था। अब दो राजधानी है। इसको बोलते थे पश्चिमी रोमन एम्पायर, इसको बोलते थे पूर्वी रोमन एम्पायर। पश्चिमी रोमन एम्पायर की राजधानी कौन सी? रोम। पूर्वी रोमन एम्पायर की राजधानी कौन सी? जब साम्राज्य टूटा ना, तो अब इनके पास में इतने बड़े जहाज या इतना कोई राजा पावरफुल नहीं था जो इतनी दूर तक जहाज भेजता और भारत से व्यापार करते। तो अब इनका जलमार्ग का व्यापार थलमार्ग की तरफ चला गया। जलमार्ग का व्यापार। बाकी जो मौर्योत्तर काल है ना आपका, मौर्योत्तर काल, वो पूरा का पूरा व्यापार वाणिज्य से भरा पड़ा है। जब यूरोप के जहाज आपके पांडिचेरी आके उतरते थे, यहाँ से व्यापार करके जाया करते थे, मसाले लेके जाया करते थे वहां से। लेकिन अब वो जो व्यापार था, अब वो व्यापार थल मार्ग की तरफ आया। तो अब व्यापार का तरीका ये था कि यहाँ आपका भारत था, यहाँ से फिर ये था पैदल रूट था कि आप यहाँ से भारत को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान, यहाँ से अफगानिस्तान, यहाँ से आगे अरब, यहाँ से आगे इधर घुस जाओगे। तो यहाँ अपने ये सामान पहुंचाते थे कुस्तुनतुनिया तक, कुस्तुनतुनिया वाले सामान पहुंचा देते थे वेस्टर्न यूरोप। क्योंकि अपने वाले मसालों की ज्यादा आवश्यकता कहाँ पे थी? वेस्टर्न यूरोप। क्योंकि ज्यादा सर्दियां कहाँ पर पड़ती है? वेस्टर्न यूरोप। इसलिए उनको इन चीजों की आवश्यकता थी, इसलिए वो इधर से उधर लेके जाया करते थे। काली मिर्च लेके जाते हो, क्या लेके जाते? काली मिर्च। हमारे भारत पर पहला जो विदेशी अटैक किया था वो तो किया था ईरानियों ने। ईरानी था डेरियस। कौन था? डेरियस। तो उसने अटैक किया था। पर हम ईरान को और विदेश मानते नहीं थे कोई। तो हमें जो विदेशी अटैक याद है ना भारत के आम आदमी को, वो है सिकंदर। इसलिए आज दिन तक हमारी डायलॉग है, जो जीता वही सिकंदर। हमने नहीं कहा जो जीता वही डेरियस, क्योंकि डेरियस का अटैक सिकंदर से 200 साल पहले हो गया, उससे पहले अटैक हो गया। पर हमें डेरियस याद नहीं है, लेकिन हमें सिकंदर याद है। सिकंदर आया था ग्रीस से। ग्रीस को बोलते थे यूनान। क्या बोलते थे? यूनान। इसलिए हमने बाहर से जो कोई आता उनको यूनानी कहना शुरू कर दिया। वो यूनानी शब्द बना यवन। क्या शब्द बना? अब यवन, अब बाहर से जो आता था हमें लगता है ये कौन आ गए? यवन आ गए। इसलिए उधर का व्यापार भी जब हुआ तो हमने कहा क्या लेके जाते हैं? काली मिर्च। तो यवनों को क्या प्रिय है? काली मिर्च। तो हमने नाम दिया यवन प्रिया। क्या नाम दिया? तो उसका नाम यवन प्रिया क्यों है? क्योंकि हम विदेशियों को क्या बोलते थे? यवन। यवन काली मिर्च लेके जाते थे, हमने नाम ही क्या दे दिया उसका? यवन प्रिय नाम। अब ये रूट ये हो गया था। समय अंतराल बीता। अब इधर जो ये मुसलमान रहते हैं, मुसलमानों की एक जो कम्युनिटी थी वो थी तुर्क। मुसलमान कौन थे? तुर्क। वो उधर हमले कर रहे हैं। ये पूरे ईसाई है, इधर भी ईसाई है, इधर भी ईसाई है, दोनों तरफ पे। पर साम्राज्य दोनों के अलग अलग है। पश्चिम का साम्राज्य अलग है और पूर्व का साम्राज्य अलग। इन तुर्कों ने यहां कब्जा कर लिया, इस कुस्तुनतुनिया पे कब्जा कर लिया। क्या कब्जा कर लिया? कुस्तुनतुनिया। और जैसे ही उन्होंने इस कुस्तुनतुनिया पे कब्जा किया, उन्होंने रूट बंद कर दिया, जलमार्ग बंद कर दिया। अब इधर से हम किसी को सामान नहीं ले जाने देंगे। इसलिए पश्चिमी यूरोप के अंदर अपने मसाले पहुंचने बंद हो गए, क्योंकि तुर्कों ने कहां पर कब्जा कर लिया? कुस्तुनतुनिया। कहां पे कब्जा कर लिया? 1450 के आसपास में तुर्क कुस्तुनतुनिया पे कब्जा कर गए। अब पूर्वी रोमन एम्पायर जो था उसमें तो तुर्कों का कब्जा है, पश्चिमी रोमन एम्पायर जो है उसमें ईसाइयों का कब्जा है। वहां पर ईसाई है। अब वो पश्चिम की तरफ उनके मसाले नहीं पहुंच पा रहे हैं। उस समय यूरोप के दादा दो देश हैं। यूरोप में सबसे शक्तिशाली जो दो देश थे वो थे स्पेन और पुर्तगाल। कौन कौन थे? अंग्रेज फ्रांस बाबड़े पानी भरते थे उन दिनों। उन दिनों यूरोप के दादा दो देश है। कौन कौन से? स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन में एक रानी है, उसका नाम है इसाबेला। क्या नाम है? पुर्तगाल में एक राजा, उसका नाम है हेनरी। क्या नाम था? इसाबेला और हेनरी ने घोषणा करवाई कि जो कोई, अब वो क्या पुराने टाइम में अपने जहाज लेके भारत की तरफ आते थे, उसके बाद वो जहाज वाले रूट तो हो गए बंद, और ये इधर से रूट शुरू हो गया था उनका, तो वो पुराने वाले रूट भूल गए वो लोग। इसलिए इसाबेला और हेनरी ने कहा कि वो पुराने वाले रूट जो खोज लेगा उनको इनाम देंगे।
हमारे पास और इंडिया जाने का बाईपास कर दो, तुर्कों की तरफ जाना ही नहीं पड़े, अपने पानी पानी जाएंगे और उनसे लेके आ जाएंगे। पर पानी वाले रूट याद नहीं है उनको कि कहां से क्या जाया करते थे इतनी पीढ़ी में। अपने को पता है क्या आज के कोई 1000 साल पहले अपने बढ़ के कौन कौन से रूट से जाते थे? अपने ही उनको भूल गए। तो उनके भी ये वो था कि यार वो रूट नहीं पता है। तो इसलिए दो लोग, स्पेन की रानी इसाबेला और पुर्तगाल का राजा हेनरी, वो कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए? रूट चाहिए भारत जाने। कौन से रूट? जल मार्ग या थल मार्ग? एक लड़का है, वो एक दिन आमलेट खा रहा है। वो जब आमलेट खाने के लिए बैठा तो उसने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी इतना फीका आमलेट क्यों बना के लाई? मम्मी ने रसोई से चिल्लाते हुए कहा कि डाल तो दिए मसाले इसके अंदर। तो उसने कहा नहीं है इसमें मसाले, एकदम फीका फीका है, भाई नहीं रहा ये तो। मम्मी ने और चिल्लाते हुए कहा कि इतने ज्यादा मसाले चाहिए तो इंडिया ढूंढ ले। इतने ज्यादा मसाले चाहिए तो वो लड़का जाता है रानी ईसाबेला के पास। रानी ईसाबेला को कहता है कि मैं इंडिया ढूंढ दूंगा, इनाम मिलेगा क्या? कि हाँ। इंडिया ढूंढ के मसाले लाऊंगा, इनाम दोगे क्या? कि हाँ। तो दो मेरे को जहाज दो। रानी ईसाबेला ने उस लड़के को जहाज दिए। वो लड़का इंडिया ढूंढने के लिए निकला, गलती से चला गया अमेरिका। वो लड़का कोलंबस है। आमलेट के चक्कर में अमेरिका की खोज हो गई। वेस्ट इंडीज गया था वो। कहां पे गया था? वेस्ट इंडीज गया था। आना था, अब यूरोप अपने से पश्चिम में, अपने यूरोप के क्या पूर्व में, तो उसको आना था ईस्ट में, चला गया वेस्ट में। आना था इधर, चला गया उधर, इसलिए उधर वाले को वेस्ट इंडीज इसलिए नाम है। इंडिया आना चाहता था, इंडिया कहां पड़ता है? ईस्ट में। तो अपने आता तब तो ईस्ट इंडीज में आता, अपने नहीं आया वेस्ट में गया, तो इसलिए नाम क्या पड़ गया? जो नाम उन्होंने दिया उसकी खोज कर दी उन्होंने। जब ये स्पेन में ये मामला चल रहा है, इन बिटवीन उधर उससे भी थोड़ा सा पहले पुर्तगाल, सॉरी इसके कोलंबस से भी थोड़ा सा पहले एक पुर्तगाल का एक व्यापारी है, उसका नाम है बार्टोलोम्यू डियाज। क्या नाम है? बार्टोलोम्यू डियाज। ये यूरोप वाले जो थे अफ्रीका में बिजनेस करने के लिए आते। अफ्रीका महाद्वीप को यदि आप कभी नोटिस करेंगे, तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में जो नीचे वाला भाग था ना इनका, इसमें तूफान बहुत आते थे। इसलिए वो जो बिजनेस करने आते, और बेसिकली ज्यादा नीचे वाला जो बिजनेस करने आते तो इस ऊपर ऊपर वाले में आगे चले जाते, इधर इधर आगे चले जाते, नीचे नहीं जाते थे। क्या नीचे तूफान आते हैं, जहाज पलट जाएगा। लेकिन बार्टोलोम्यू डियाज हिम्मत करता, इसलिए नीचे जहाज आते थे, इसलिए नीचे वाले को बोलते थे सी ऑफ स्ट्रॉम। स्ट्रॉम्स आते हैं इसके अंदर, ये तूफानों का समुद्र है। लेकिन बार्टोलोम्यू डियाज तूफान में उतर गया। डर के आगे जीत है, आप परिस्थितियों को पार करोगे तो ही पहुंच पाओगे। और बार्टोलोम्यू डियाज जैसे उतारता वो नीचे पहुंचता है यहाँ पे। जब वो यहाँ नीचे पहुंचता है ना, तब उसको कुछ व्यापारी मिलते हैं जो इंडिया से बिजनेस किया करते थे, जो इंडिया के जहाज वहां पे लाया करते थे। तो उसको पता चला यार इंडिया वाले यहाँ तक नीचे तक आते हैं, और अपने नीचे उतरे तब पता चला। तो उसने पूछा भाई इंडिया कैसे जाते हो? तो उन्होंने रूट बताया, भाई ये इधर से क्रॉस, लाल सागर क्रॉस करते हुए हम उधर पहुंच सकते हैं। तो उसे लगा अच्छा यार ये रूट हो सकता है, वो मध्य सागर वाला रास्ता से उन्होंने रास्ता बताया उन्होंने। तो वापस जाता है। अब वो जिस जगह से यहां पर आया था उसको पता चला, हाँ, किसी भी महाद्वीप में जो सबसे नीचे वाली टिप होती है इनको बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं? किसी भी महाद्वीप में जो सबसे नीचे जगह होगी उसको क्या बोलेंगे? कैप। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में आप पढ़ते हो कैप कैनबरा, सब जगह होती है कैप कैनवेरल। अमेरिका में आप पढ़ते हो कैप कैनवेरल। तो वैसे वैसे उसको ये कैप पे आगे पता चला, इसलिए उसने इसका नाम दिया था कैप ऑफ गुड होप, क्योंकि यहां से उसको होप नजर आई, आशा नजर आई उसको कि यहां से इंडिया जा सकते हैं। वो अपने देश गया, उसने हेनरी को जाके बताया कि हेनरी उस कैप तक यदि कोई पहुंच जाएगा ना, तो वहां कुछ लोग हैं जो इंडिया जाते हैं और अपने को रूट पता चल जाएगा। हेनरी सोच रहा है किसको भेजें किसको नहीं भेजे। हेनरी एक दिन शाम के टाइम अपने महल के अंदर घुस रहा है, तभी जो गार्ड्स खड़े उन गार्ड्स में से हेनरी की नजर पड़ी एक गार्ड पे। तो हेनरी बोले जेंटलमैन तुम नए गार्ड लगे हो? तो सलूट मारा कि हाँ साहब मैं अभी 4 दिन पहले ज्वाइन किया है। कैसे तुम कैसे आए यहाँ पे? मेरे पिताजी यहाँ पे थे, पिताजी रिटायर हुए, पिताजी की जगह मुझे अपॉइंट किया गया। हेनरी उसको कहता है कि जेंटलमैन क्या जीवन में केवल ये सैल्यूट करने का काम ही करोगे? क्या जीवन में के गार्ड बन के रहना है? क्या तुम्हारी कोई इच्छाएं महत्वाकांक्षा एम्बिशंस नहीं है? तो लड़का कहता है कि मैं सेलर बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? नाविक। उस समय सबसे बड़ी आज जैसे कि मैं आरएस बनना चाहता हूँ, मैं थानेदार बनना चाहता हूँ, उस समय सबसे बड़ी नौकरी थी सेलर। यदि कोई नाविक बनता है तो बहुत बड़ी बात थी, वो जहाज का कैप्टन बनता है तो बहुत बड़ी बात थी, तो मैं सेलर बनना चाहता हूँ। हेनरी उसको कहता है फॉलो में। वो लड़का वास्को डी गामा है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, वहां से 2 तोपें और 4 जहाज के साथ में उसको वहां से रवाना किया गया। और जिस दिन वास्को डी गामा को रवाना किया गया, उस दिन पूरे पुर्तगाल में हेनरी ने घोषणा की कि जब हम इसको रवाना करेंगे सारे लोग चर्च में रहेंगे, वो प्रार्थना करेंगे कि हमें इंडिया मिल जाए, क्योंकि हमें मसालों की बेहद आवश्यकता है, बिना मसालों के हमारी पार पड़ेगी
इंडिया मिल जाएगा मतलब इंडिया का रूट मिल जाए। वास्को डी गामा यहाँ नीचे आता है, नीचे उसको अपने भारतीय व्यापारी मिलते हैं, वो उसको कहते हैं हमें फॉलो कर, वो उसको केरल लाते हैं। केरल में अपने बंदर का था कालीकट। कौन सा बंदर का था? कालीकट के राजा को कहते जमोरीन। राजा क्या बोलते? राजा का नाम नहीं है, राजा को कहते जमोरीन है। अरे उस भाषा में बोलते जमोरीन है, राजा का मतलब वहां जमोरीन था, वहां के जैसे बादशाह, राजा को बादशाह बोलते हैं, तो वैसे वैसे राजा को वहां बोलते ही क्या थे? जमोरीन। वो जमोरीन के पास आता है, वो जमोरीन कहता है बिजनेस करना है, जमोरीन मना कर देता है। जमोरीन नाराज होता है क्योंकि उसके लिए गिफ्ट नहीं लाता है। जमोरीन को लगता था मेरे से कोई मिलने आया तो गिफ्ट लाए। वास्को डी गामा बहुत हल्के हल्के गिफ्ट लाया था, कोई 2-4 कचकड़े से लेके आया था। मैंने क्या लाया? ढंगी चीज लेके आया था। वास्को डी गामा तोपें लगा देता है, उड़ा दूंगा मैं महल को, बिजनेस करो चुपचाप। भारत में पहली बार बारूद का प्रयोग वास्को डी गामा कर रहा था। नॉर्थ इंडिया में बाबर है, बाबर से बहुत बहुत पहले वास्को डी गामा तोपें ले आया था वहां पर, मैं उड़ा दूंगा तुम्हारे महल को, चुपचाप मसाले दो। तो बाद में अपने लगा रहे, मजाक कर रहे थे, नाराज क्यों रहे थे? कर लेते ना, बिजनेस कर लेते हैं अपने, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी ये नहीं करना कि इंग्लैंड फ्रांस कब्जा करना चाहते थे, उनको रूट नहीं पता थे। रूट वूट सब पता थे। बीच के कुछ सालों के अंदर रूट स्थल मार्ग हो गया था। क्यों? क्योंकि रोमन एम्पायर टूट गया था। फिर स्थल मार्ग इसलिए बंद हो गया था क्योंकि रोमन एम्पायर की जो दूसरी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, उस पर कौन कब्जा कर गए थे? तुर्क। और तुर्कों ने इस रूट को बंद कर दिया, यहाँ पे लूटपाट होने लगी थी, इसलिए नए समुद्री मार्गों की आवश्यकता थी। तो नई समुद्री मार्ग स्पेन और पुर्तगाल खोज रहे थे। स्पेन वालों ने खोजा था आपका अमेरिका, और पुर्तगाल वाले क्या खोज गए थे? भारत। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की, वास्को डी गामा ने भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज। चले बड़ी बात। अब इस पूरी बात से ये तो समझ में आया ना कि वास्को डी गामा ये कौन थे? ईसाई। इनको आने कौन नहीं दे रहे? मुसलमान। इसलिए दो धर्मों के बारे में तुमको पता था कि हम खुद हैं ईसाई, और दूसरा धर्म एक और कौन सा है? मुसलमान। दो के बारे में तो जानते थे। इसलिए वास्को डी गामा जब भारत आया तो उसने देखा कि यहाँ के लोग कैसे हैं, तो उनकी मुसलमानों के बारे में सोच ये थी कि वो ज्यादातर इनको जानते थे, अरब वाले मुसलमानों को जानते। अरब वाले मुसलमान सिर पे टोपियां रखते, तो उनको लगता था कि जहां लोग टोपियां रखते इसका मतलब वो कौन है? मुसलमान। भारत में जब वो केरल में आए तो उनको टोपी वाले नहीं मिले, तो उनको लगा कि टोपी वाले नहीं इसका मतलब मुसलमान तो नहीं है, इसका मतलब ईसाई है। तो शुरुआत के अंदर वास्को डी गामा ने अपने केरल के सारे लोगों को ईसाई माना था, और उसने अपने लेटर वगैरह लिखे, उनमें लिखा है कि मैं आजकल जहां रहता हूं यहाँ पे ईसाई है, लेकिन भटके हुए ईसाई है। कैसे ईसाई है? ये थोड़ा मार्ग भटके। क्यों? क्योंकि ईसाई धर्म मूर्ति पूजा नहीं करता। उसने अपने यहाँ मंदिर देखे और मंदिरों में मूर्तियां देखी, तो उसने लगा यार भटक गए थोड़े, है चर्च वगैरह तो इनके भी है, पर चर्च में मूर्तियां रख ली और मदर मेरी की पूजा करते हैं। ईसा मसीह की मम्मी जो उनका नाम था मदर मेरी, वो मदर मेरी की पूजा करते हैं। अपने यहाँ पे माता जी की पूजा थी, अपने बड़ों से किसी ने पूछा भाई किसकी पूजा? अपने यहाँ माता जी की पूजा, माता जी। उसको लगा ये माता जी मदर मेरी है, और उसने कहा कि ये तो जीसस को भी पूरा मानते हैं, जीसस को बोलते हैं क्राइस्ट। क्या बोलते हैं? क्राइस्ट। तो वो लिखता है कि ये लोग क्राइस्ट की पूजा करते हैं, मदर मेरी को मानते हैं। फिर धीरे धीरे यूरोपियंस को पता चला है, वास्को डी गामा को हमने बताया कि क्राइस्ट नहीं है, क्रिश्चियन है। हम जिसको क्रिश्चियन बोल रहे थे उसको क्या समझ रहा था, और हमने उसको बताया कि मदर मेरी नहीं है, हमारी है। तुम्हारे से इस मदर का क्या लेना देना है? और तुम्हारे वाली जो मदर मेरी है वो वैसे शांति, अहिंसा, करुणा वैसी प्रतीक मानी जाती है। हमारे वाली झटके करवाती है, झटके पाडे काटते हैं, पाडे डायरेक्ट। भाई साहब, ये तुम्हारी वाली हमारी वाली मदर में आपस में कोई लेना देना? तुम्हारी मदर अलग, हमारी मदर है। तो उनके समझ में आया कि इसका मतलब भारत में दूसरे धर्म भी है। तब उनका ध्यान गया कि और कौन कौन से। तब उनका ध्यान गया यहाँ पे हिंदुइज्म है, यहाँ पे बुद्धिज्म है, यहाँ पे जैनिज्म है, यहाँ पे सिखिज्म है, यहाँ पे पारसी भी रहते हैं थोड़े बहुत, यहाँ पे यहूदी भी कोई बसे हुए आके। उनका इन सब चीजों की तरफ ध्यान जाने लगा। उनको एक धर्म में बड़ा इंटरेस्ट आया था, वो था बौद्ध। वो कौन सा था? क्योंकि ईसाई और इस्लाम के बारे में वो जानते थे। तीसरा धर्म बौद्ध ही है जो दुनिया में फैला। या तो दो धर्म फैले हुए वो कौन से? ईसाई और इस्लाम। या तीसरा धर्म जो दुनिया में फैला वो कौन सा है? बौद्ध। ईसाई और इस्लाम क्यों फैले? ईसाई और इस्लाम के फैलने के पीछे बड़ा एक कारण राजा है कि मैं एक राजा हूं, मैं ईसाई हूं, मैंने इस राज्य पे कब्जा किया, और कब्जा करते ही मैंने आपको कहा सिलेबस चेंज, कल से सब बाइबिल पढ़ेंगे। तो आप सारे के सारे एक साथ क्या बन गए? ईसाई बन गए। क्या बन गए? सारे के सारे ईसाई। एक राजा है, उसने कहीं पर कब्जा किया, उसने कहा सब के सब कुरान पढ़ेंगे, सारे के सारे अगले दिन से क्या है? मुसलमान। या तीसरा धर्म बौद्ध है। तो यूरोपियंस को ये लगा, अंग्रेजों को बाद में, क्योंकि पहले यूरोपियंस केवल बिजनेस ही कर रहे थे, अंग्रेजों ने आगे ये कुचरनियां करनी शुरू की, बाकी चीजों में उनका ध्यान जाने लगा। अंग्रेजों को ये लगा कि बौद्ध धर्म के फैलने का कारण भी क्या रहा होगा? तलवार।
तलवार लेके कहीं पे एक बौद्ध राजा गया और उसने जाके अड़ा दी, भाई साहब कि हमारी वाली किताब पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, उड़ा दूंगा, वरना रख लेगा, सॉरी ब्रो, मैं तो बौद्ध बन जाता हूँ। तो उनको लगा कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, ये आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, ताइवान, सिंगापुर, हांगकांग, मकाऊ, कोरिया, जापान, ये सारे के सारे बौद्ध ऐसे बने। फिर धीरे धीरे अपने बड़ों ने समझा कि ना, बुद्ध का तो मुख्य सिद्धांत ही अहिंसा है। उसने तो हिंसा की बात ही नहीं की, वो तो पहला आदमी, इसने कहा लड़ाइयां बंद कर दो। तो साहब कैसे? तो साहब ऐसे कि यहाँ से बुद्ध धर्म की किताबें लेके कुछ लोग गए और बाहर जाके बताया कि भाई साहब तुम ये किताबें पढ़ो। उन लोगों को किताबें अच्छी लगी तो उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। अंग्रेजों के लिए बड़ी ताज्जुब की बात है, कैसे कैसे हो सकता है कि कोई किसी दूसरे धर्म की किताब पढ़ के और इस प्रकार से बुद्ध बन जाए। वो व्यक्ति जो इस चीज के बारे में सर्वाधिक सर्वाधिक जानना चाहता था, तो इतना दीवाना हो गया था कि वो अपने भोपाल की बेगम के पास जाता है। भोपाल की बेगम थी शाहजहां बेगम क्या नाम था वो शाहजहां बेगम के पास गया, उसने शाहजहां बेगम को जाकर कहा कि शाहजहां बेगम, तुम्हारी राजधानी भोपाल से थोड़ा सा दूर 3 मंदिर बने हुए हैं एक पहाड़ के ऊपर, तुम यदि अनुमति दे दो तो मैं उस पहाड़ को काट के लंदन ले जाना चाहता हूँ। शाहजहां बेगम ने कहा मुझे दिखा पहले, तो कहाँ पे, मैंने खुद नहीं देखे। तो शाहजहां बेगम को लेके गए, 3 मंदिर बने हुए, एक मंदिर बहुत सुंदर सा बना हुआ, बीच में 2 मंदिर, साइड में 2 मंदिर और बने हुए। शाहजहां बेगम ने कहा पहाड़ तो नहीं काटने दूंगी, वरना उन अंग्रेजों ने कहा हम पहाड़ काटेंगे पूरा नीचे से, पूरा पूरा पहाड़ जहाज में डाल के लंदन ले जाएंगे, जिसमें मंदिर वैसे वैसे पड़े रहेंगे। तो ये तो नहीं करने दूंगी। तो तुम यहाँ बैठ के पेंटिंग बनानी, कोई रिसर्च करना, वो तुम कर सकते हो। वो जिन 3 मंदिरों की बात कर रहा है वह है सांची का महान स्तूप। वो क्या है? वो अंग्रेज जो ये बात कर रहा है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन था? तो भारत में ये सब चीजों की शुरुआत कोई करता है तो कौन करता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, क्योंकि वो बौद्ध धर्म का दीवाना था। बौद्ध धर्म के चक्कर में चीजें शुरू हो गई थी, और जब वो खोद रहे थे, तब खुदाई के अंदर वो इस प्रकार के बौद्धों की चीजों की खुदाई कर रहे थे, तब उनको हड़प्पा मोहनजोदड़ो मिल गए।